हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा ही था, हमने पढ़ा था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी increases, and when we move top to bottom in a group then ionization enthalpy decreases. removal of electron becomes easy. ये तो था हमारा नॉर्मल ट्रेंड। आज हम पढ़ेंगे एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब होता है बेटा कि जो नॉर्मल ट्रेंड है एक्सेप्शंस, एक तरह से कि नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो जो लोग नहीं करते। तो यहाँ पर जैसे हम ये एक मैंने ग्राफ बनाया है, ये शो कर रहा है इस तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और इस तरफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट एक पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इट शुड गो लाइक दिस, इंक्रीज़ होना चाहिए था ये, है ना, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ट्रेंड। क्योंकि हम कहते हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है। लेकिन हुआ क्या, लिथियम की थी इतनी, यहाँ पर देखो, देन बेरिलियम की 520 अराउंड आ गई, बोरोन की डिक्रीज़ हो गई जबकि ये इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। कार्बन इंक्रीज़ कर रहा है, नाइट्रोजन इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की फिर से क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गई जबकि ये इंक्रीज़ होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ट्रेंड। क्योंकि ये सब क्या है, एक ही पीरियड में आते हैं, लिथियम, बेरिलियम 3 एटॉमिक नंबर, 4 बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 5 6 7 8 9 10 पीरियड टेबल ध्यान है। तो ये सब एक ही पीरियड में आ रहे हैं, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसी को हम एनोमलीज कहते हैं, इसी की स्टडी हम करने वाले हैं। The ionization enthalpy of beryllium is more than boron. देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम होती है, एटॉमिक नंबर 4 होता है 1s2 2s2। हम इनके ऑर्बिटल्स दिखा देते हैं। 1s में दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए 1 and 2, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ऐसे ही हमने बोरोन की भी लिख ली, 1s2 2s2 2p1, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में भी चला गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि s ऑर्बिटल इज़ वेरी नियर टू द न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू द p। s जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में हैं उनको न्यूक्लियस ने ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है अपने पास, वो उनको जाने नहीं देगा। p क्योंकि थोड़ी सी दूर है, so removal of electron becomes easy from the p as compared to the s, है ना। तो इसके पास तो p है और p में एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये तो कम एनर्जी लेके और फटाफट से इसको निकाल देगा। बट यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बेरिलियम के अंदर, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, s ऑर्बिटल से निकालना है, ठीक है, समझ में आया। तो removal of electron from p orbital is easy as compared to the s orbital. This is the reason why ionization enthalpy of beryllium is more than boron. Similarly, अगर हम नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8, तो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड आता है पीरियोडिक टेबल में। इट मीन्स ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एंथैल्पी अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल ट्रेंड, बट है क्या, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। वाई, अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, हमने इस बार सिर्फ वैलेंस लिखी, क्योंकि बेटा देखो जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 1s2 दिखाया, 2s2 दिखाया, तो 1s2 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वैलेंस शेल की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकलना है तो वैलेंस से ही निकलेगा, इनर शेल से नहीं निकलेगा। सिमिलरली इसमें भी s दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आउटर शेल दिखाएं 2। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 का ही दिखाया है, 1s2 तो है ही उसके पास, 2s2 2p3,
वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे मेंशन भी है, वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट, और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखो, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2s2 2p3। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ क्या होती है नाइट्रोजन की, 1s2 2s2 2p3, हो गया 7। 1s2 हमने दिखाया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैलेंस दिखाया है, तो 2s2 एंड 2p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 2s2 एंड 2p4 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगा, पी से, क्योंकि पी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा दूर होता है। तो इसमें से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और तुम्हें एक चीज़ मैंने पहले भी बताई है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। वो ज़्यादा स्टेबल हैं, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देते, या तो वो हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो। फुल्ली फिल्ड किस में होता है, नोबल गैसेस में, और ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी निकलने नहीं देगा, बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल। एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन, आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इट गेट्स हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये भी स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। सो इट इज़ ईजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द p orbital of oxygen as compared to the nitrogen, because nitrogen is already half filled. Removal of electron from exactly half filled p orbital is difficult in nitrogen. आगे मेंशन भी कर सकते हो कि but in case of oxygen, after removing 1 electron, it attains the exactly half filled configuration and becomes more stable. So removal of electron from oxygen is easy. ठीक है, समझ में आया एनोमलीज आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का अपोजिट है ये। हमने कहा आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। ऐसे ही था, मान लो मैं लिथियम का केस लेती हूँ, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। इस केस में जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे, देन वी आर सप्लाइंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम एनर्जी दे रहे थे ताकि इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकें। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। हम फ्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, अब इसको कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, F नेगेटिव। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहर वाली शेल में, ऐसा ही होगा। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी बाहर जानी चाहिए, क्योंकि जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना था तो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे थे। जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए, है ना। दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकती है, सेकेंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा EGH। जैसे आयनाइजेशन को कैसे किया था हमने, डेल्टा IH। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं मेंशन करती हूँ कि जब एनर्जी बाहर जाएगी तो हम उसको नेगेटिव शो करते हैं, और जब एनर्जी अंदर आती है तो हम उसको पॉजिटिव, है ना। कि जब हमने सप्लाई की थी तो हम उसको पॉजिटिव दिखा रहे थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करेंगे, डेल्टा EG की बात करेंगे, इट विल बी नेगेटिव अगर ये बाहर जा रही है तो, क्योंकि हम कहेंगे वो सिस्टम को छोड़ के बाहर जा रही है। सो इट शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव सिर्फ यही शो करता है कि वो बाहर निकल रही है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड gaseous
एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जब किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड। अब तुम्हें ध्यान है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ करता है। साइज़ डिक्रीज़ करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना। तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी स्ट्रांगली वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर पाएगा, पकड़ पाएगा, बॉन्ड बना पाएगा उसके साथ, उसको अंदर अपने पास रख पाएगा, ठीक है। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस मीन्स बिकम्स मोर नेगेटिव। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम क्यों है, हाईएस्ट क्यों है? ग्रुप 17 आपको ध्यान है क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, ठीक है। ग्रुप 17 में जब हम आते हैं तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ मैं। एंड आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। सबके साथ ऐसा ही है, 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लेंगे वो। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं, किसी भी पीरियड में तो 17th ग्रुप में जेड इफेक्टिव मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद तो 18th ग्रुप आ जाता है और 18th ग्रुप तो मैक्सिमम स्टेबल है, उसे ना लूज़ करने की ज़रूरत है ना ही गेन करने की ज़रूरत है। उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं। तो हम 17 तक की बात करें तो 17 में जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होता है। प्लस आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे गेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड बिकम्स मोर स्टेबल, राइट। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज हाईएस्ट, ठीक है। इसको आप अपने आप लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे। अब हम आ जाते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस अ ग्रुप में तुम्हें पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी। अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज देयर इज इंक्रीज इन साइज। ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप there will be weaker forces of attraction between nucleus and incoming electron and less energy will be released। जब साइज़ बढ़ता है तो वो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। हमने कहा था शुरू में कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जितनी स्ट्रांगली वो गेन करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाहर निकलेगी। यही कहा था, क्योंकि जब साइज़ बढ़ जाता है तो ये अट्रैक्शन वीक हो जाती है डाउन द ग्रुप, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। अब आते हैं हम एनोमलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने नॉर्मल ट्रेंड तो बता दिया कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ कर रही है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ कर रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। लेकिन कुछ एनोमलीज यहाँ पर भी हैं। जैसे हमने कहा टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऑक्सीजन टू सल्फर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये तो इंक्रीज़ हो गई। नेगेटिव साइन पे मत जाना बिकॉज नेगेटिव साइन शोज दैट द एनर्जी इज़ गोइंग आउटसाइड। ये नंबर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो इंक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिमिलरली फ्लोरीन से क्लोरीन में जा रहे हैं तो भी इंक्रीज़ हो रही है जबकि ये डिक्रीज़ होनी चाहिए थी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो हैं वो अपने ग्रुप में सबसे छोटे हैं, ठीक है। और जब छोटे साइज़ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन
की आपस में रिपल्शन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है, वो खुद ही भीड़ में थे, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया नया। तो वो क्या करेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसकी वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन रहना मुश्किल हो जाएगा। फ्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन को इतनी अच्छे से नहीं रख पाएगा जितना क्लोरीन रख लेता है। क्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही सल्फ़र का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्सेस नहीं होंगे, ऑक्सीजन में स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्सेस होंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करना मतलब दूर धकेलना, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी? मोर नेगेटिव का मतलब वही है, ज़्यादा होगी। तो देखो बेटा, अभी हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर आता है 15, 16, 17, मीन्स दे आर इन सेम पीरियड। और जो सेम पीरियड में होंगे उसके अंदर हम कहते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। यहाँ तो हमें रूल वो पता चल गया। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही हैलोजन है, 17 ग्रुप में है, दोनों ही 17 ग्रुप में है। तो फ्लोरीन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, क्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने ज़्यादा बताई थी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस रिपल्शन फोर्सेस कम होंगे। सो द ऑर्डर विल बी फॉस्फोरस, सल्फर, देन फ्लोरीन एंड देन क्लोरीन। तो क्लोरीन will be having the highest electron gain enthalpy, right? Now the new concept is electronegativity. अब देखो, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी एनर्जी की बात की, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी एनर्जी की बात की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस इज़ नॉट एनर्जी, दिस इज़ ओनली एबिलिटी, टेंडेंसी। Ability of an atom to attract shared pair of electron in a bond is called electronegativity. इनको हम दो स्केल से मेज़र करते हैं, मोलिकन-जेफिस स्केल एंड पोलिंग स्केल, और ये इनके बीच में रिलेशन है। ये पोलिंग स्केल और इसमें डिफरेंस आता है। तो पोलिंग स्केल ज़्यादा हमारा सक्सेसफुल है, क्योंकि ये कहता है कि हमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेज़र करनी है तो हम उसको रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्म में मेज़र करेंगे। किसी की इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेज़र करना बहुत ही मुश्किल काम है। और इन्होंने कहा था कि फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन्होंने 4 मान लिया था, ठीक है। इस पर भी हम बात करेंगे बाद में। अभी आप सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पे आओ कि ये क्या है। ये एक टेंडेंसी है, एबिलिटी है, पावर है टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? देखो बेटा, यहाँ आ जाओ। जब हमने क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाया, हमने कल बात की थी कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इस तरीके से ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सेम एटम्स हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना कोई इस पेयर को इधर खींच सकता है, ना कोई इधर खींच सकता है, मतलब दोनों बराबर हैं, कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब हम यही बात हाइड्रोजन और क्लोरीन में करें, अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं। अगर दोनों शेयर कर लेते हैं तो इसके पास 8 हो जाते हैं और इसके पास भी 8 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा कि ये क्लोरीन एटम स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। जैसे एक रस्से को 2 बच्चे खींच रहे हैं, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसा ही होता है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। इसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल क्यों कि इसने खींच तो लिया, लेकिन ये पूरा इसको ऐसा नहीं है कि इसको दूर कर देगा हाइड्रोजन को, ये भी इससे अटैच रहेगा। ठीक है, तो बॉन्ड इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ नहीं रहा है ना। जैसे रस्सा खींचते हैं तो स्ट्रॉन्ग है वो रस्से को खींच लेता है और गिर जाता है, ऐसा होता है। सेम वे में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है एंड दिस पावर ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड तो क्या होता है। सारा बेटा उसी पे डिपेंड है। अगर तुमने जेड इफेक्टिव की बात तुम्हें समझ में आ गई, हमारे फर्स्ट लेक्चर की एटॉमिक साइज़ में जब हमने बात की थी कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ करता है क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रही है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। टॉप टू बॉटम क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है साइज बढ़ने की वजह से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, सो सिंपल। अब आता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। ये डिपेंड कर रहा है तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर पे। मेटालिक प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमने इलेक्ट्रॉन लूजिंग के टर्म में भी बताया था, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में बात करते हैं। हमने कहा जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है, मीन्स मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ कर रही है क्योंकि उल्टा है, अपोजिट है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस बिकॉज of increase in effective nuclear charge, electronegativity increases and tendency to lose the electron decreases, and on moving top to bottom metallic property increases। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, सो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर पे चले जाते हैं। अगर तुम्हें पोजीशन ध्यान नहीं है इनकी, 14 एटॉमिक नंबर, 4, 12, 11, 15। तो अगर हम इसको अरेंज करें, सिलिकॉन और फॉस्फोरस तो ऐसे आते हैं, 14 एंड 15 हो गए। बेरिलियम जो है वो यहाँ आता है, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर आ गया। बेरिलियम बोरोन, हाँ बेरिलियम हमारा यहाँ आ गया। और सोडियम जो है, सोडियम मैग्नीशियम इसके नीचे आ गया और सोडियम यहाँ आ जाता है ना। पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही है, ये 11 और 12 हैं, ये 4 हैं, ये सेम ग्रुप में आते हैं। अब अगर हम कहें कि वैसे भी तुम इससे ध्यान लगा सकते हो, मैंने तुम्हें पहले एक ग्रुप बताया था कि अगर किसी का जो ग्रुप है 11 है तो वो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, 12 है तो सेकंड ग्रुप में, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम 10 माइनस कर सकते हैं, वो उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम जो उसका एटॉमिक नंबर है यहाँ पर हम बात करते हैं। हाँ जी, ये देखो बेटा, मैंने इनको ग्रुप वाइज लिख दिया है। हम लिखते हैं जब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मैं एक बार बता देती हूँ, जब हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो जो उसका एटॉमिक नंबर है, जैसे अगर एटॉमिक नंबर 11 आता है तो -10 कर दिया हमने, या आउटमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप में आता है। अगर आउटमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप में आता है। यहाँ पर अगर आउटमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो +10 कर लेते हैं हम, 13 ग्रुप में आ गया। आउटमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्लस किया, 14 ग्रुप। ये पी ब्लॉक के लिए हैं हमारे रूल्स जो हमने बनाए हुए हैं किसी का ग्रुप और पीरियड याद करने के लिए। तो हमें सिर्फ अपने एलिमेंट्स जो गिवन है उन्हीं की बात करनी है, किसकी, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, फॉस्फोरस सॉरी। तो लिथियम, बेरिलियम, हमें सिर्फ बेरिलियम से मतलब है। यहाँ पर हम बात करेंगे सिलिकॉन और फॉस्फोरस की, और यहाँ
इनकी। और हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर। तो हमें पता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब सोडियम जो फर्स्ट ग्रुप में है वो सबसे ज़्यादा मेटालिक हो गया, ठीक है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है, मीन्स ये ज़्यादा मेटालिक है, ये कम मेटालिक है ना। तो अगर हम कहें कि सोडियम इज़ द मोस्ट मेटालिक, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम। और फिर जब हम राइट हैंड साइड आएंगे वो तो लेस मेटालिक रहेंगे, क्योंकि हम कहते हैं लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है। देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, ये आ गया हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो ये आ गया मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हमने जो पढ़ ली कि अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है।